हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं सुंदर एक बार फिर से जुड़ गया हूँ आप सभी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज का जो वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 7, कक्षा 9th, साइंस और गति मोशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी पहले तो अपना कमेंट बॉक्स में हालचाल बता दे कि क्या हाल चाल है बच्चों, आप सभी का मस्त हो, बढ़िया हो, है नहीं है। और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं कृपया ये भी आप हमें बता दें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। साथ ही साथ करते हैं इसको एक छोटे से मोटिवेशन से स्टार्ट है इस चैप्टर को। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर हमने रियल में सपने देखे हैं तो सपने वो देखिए जो हम जागते हुए देखें। सोते हुए सपने सपने नहीं होते, वो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए करते हैं जय महाकाल से अपने चैप्टर को स्टार्ट। और करते हैं स्टार्ट। गति, गति मानी मोशन। मोशन हम सीखेंगे वृत्तीय गति क्या होती है, सरल रेखीय गति क्या होती है, ठीक है। और मतलब काफी सारी इसमें गतियां हैं, उन सबको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गति के जो 3 समीकरण हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, फुल चैप्टर डिस्कस किया जाएगा इस वाले वीडियो लेक्चर में। चलिए तो जुड़ जाइए और फटाफट से आप लोग कर दीजिएगा कमेंट। और कहाँ गया अपना, चलिए करते हैं। दैनिक जीवन में वैसे हम लोगों ने काफी सारी ऐसी गतिविधियां देखी है जिसमें गति की आवश्यकता होती है, मोशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मैं चल ही रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो जब मैं चल रहा हूँ तो ये क्या है, मोशन, क्या है, गति, ठीक है। अभी गति मैं रुक रुक के चल रहा हूँ, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, मैं फुदक फुदक के चल रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, सब गति है, ठीक है ना। लेकिन सब अलग अलग है, ठीक है। त्वरण मानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में आए हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे, त्वरण। तो यहाँ वेग भी पढ़ने वाले हैं, गति भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चाल भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं, ठीक है। काफी सारी वस्तुएं हैं जिनको हम विराम अवस्था में देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो बुक है यहाँ पे रखी हुई है और इस पे मैंने ये क्या रख दिया, और ये तो चल रहा है, ये मैंने एक पेन रख दिया, राइट। ये जो मैंने पेन रखा है ये अभी कौन सी अवस्था में है, रुक जा रुक जा, विराम अवस्था में, ठीक है ना। मतलब अगर ये रुक गया तो ये तो गिर गया, चल रहा है ये तो, मतलब इस पर क्या लगा, मोशन, गति, या मतलब फोर्स लगा इस पे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे अभी रोक दिया है। अभी रुक रहा है, हिल रहा है क्योंकि मेरा हाथ जो है डगमगा रहा है, इसीलिए। अगर मैं इसे जब तक बाहर से कहीं कोई फोर्स नहीं दूं तब तक ये आगे खिसकेगा नहीं, क्या नहीं करेगा, आगे खिसकेगा नहीं, ठीक है। तो काफी सारी ऐसी गतियां हैं और जो हम रोज यूज में लेते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, है ना। अब कभी तेज चलाते, कभी धीरे चलाते, कभी गोल गोल घुमाते रहते हैं। अब बोले कि भाई ये तो कैसे हो गया, क्या है ये सब, ये सब क्या है, क्या इसमें समय का भी कोई यूज है, या सीधी रेखीय गति और ये गोल गोल घूमने वाली गति में कोई फर्क है, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ती है, मछलियां तैरती है, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है, ठीक है। देखो जो पक्षी हैं, पक्षी भी उड़ते हैं रोज, वो भी तो गति ही करते हैं। क्या करते हैं, पक्षी जब उड़ते हैं तो क्या होती है, गति होती है, मोशन, ठीक है। मछलियां पानी में तैरती हैं, रक्त का प्रवाह होता है, अपने शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी चल रहा है, गतिमान है, ठीक है ना। लंग्स में जहाँ के उसमें जाता है, क्या बोलते हैं ना, हार्ट में जाता है, हार्ट पंप करता है, पूरे बॉडी तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, ठीक है। किसके द्वारा पहुंचता है, जाता तब किसके द्वारा है, सिराओं तक, आता तब किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा, जाता तब सिराओं के, आता तब धमनियों के द्वारा आता है। तथा मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ियां चलती है, परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं सभी गतिमान है।
कोई स्टेबल चीज नहीं है, ठीक है ना। सब चीज गतिमान, अपनी पृथ्वी भी चल रही है, अपनी पृथ्वी भी क्या चल रही है, चल रही है, अपनी ध्रुव पर गति कर रही है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। अपन समझते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में, है ना। अब बोला जाता है कि भाई पृथ्वी काहे के चक्कर लगा रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है अपने, मान लीजिए पृथ्वी सूर्य है, क्या है यहाँ पे, सूर्य है ना। आ, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ओके, ये सूर्य है ना। ये क्या है आपका सूर्य, और इसके चारों तरफ मौसम लगा रहा है किसी कक्षा के अंदर हमारी पृथ्वी, क्या लगा रही है अपनी, ये अपनी पृथ्वी है, क्या है अपनी पृथ्वी, अपनी पृथ्वी है। ये चारों तरफ इसके क्या कर रही है, चक्कर काट रही है अपनी कक्षा के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान रहे ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, यहाँ पर भी क्या कर रही है भाई, मोशन, अपनी खुद की गति, अपनी जो खुद की ध्रुव है, माना जो अपना ध्रुव है, अपने जो अक्ष है, इस पर भी क्या कर रही है, गति कर रही है। कितने घंटे में एक चक्कर लगा लेती है अपने इस पर, अपने यहीं पर, यहीं पर ये चक्कर लगाती है 24 घंटे में, 24 आवर, ठीक है ना। माने पूरा पूरा 24 आवर नहीं होता, थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पर 24 आवर में एक क्या कर लगाती है, अपनी जगह पर भी चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों तरफ भी ये क्या करती है, चक्कर लगाती है, मोशन करती है। जब सूर्य के चारों तरफ जो गति करती है वो कितने दिन में करके चुकती है, मानी यहाँ से वापस यहाँ पर जब पहुंचेगी आज ही के दिन, तब इसको लगेंगे 365, ठीक है ना। 365 सही 1/4 डेज, डेज दिन, ठीक है ना। कितने, कितना चक्कर काट रही है, माने ये एक चक्कर, माने सूर्य के चारों तरफ जो अपनी पृथ्वी है वो एक वर्ष में एक चक्कर काट के चुकती है, और अपनी ध्रुव पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेते लगभग, ठीक है ना, पूरा नहीं है, थोड़ा सा लगभग 56 मिनट के करीब है, ठीक है ना। 23 आवर 56 मिनट के कुछ करीब ऐसा है, 56-57 मिनट के करीब। तो ये यहाँ पे चक्कर लगा रही है। जब यह सूर्य के चक्कर लगाती है तो इतनी खतरनाक स्पीड होती है भाई, पूछो मत तुम लोग, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से चक्कर लगा लिए, लगभग, थोड़ा ज्यादा ही है इससे, ठीक है ना, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस जो अपनी कक्षा के अंदर ये सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काट रही है वो काट रही है 1 लाख किलोमीटर पर आवर। तो ये भी मोशन ही चल रही थी, कौन सी गति में चल रही है, वृत्तीय गति में। कौन सी गति है भाई, ये वृत्तीय गति है। ये जो चल रही है कौन सी गति है, आपकी वृत्तीय गति है। बोले तो कौन सी, वृत्तीय गति। समझ में आया बाबू, आया नहीं आया, आ गए ना। चलो तो कौन सी गति में चक्कर काट रही है, वृत्तीय गति में, ठीक है। अब तो अपना चलते हैं, अपने काम पे चलते हैं, जो अपना काम चल रहा है यही चल रहा है अपना काम तो, हाँ हाँ चल रहे आगे, ठीक है। सब चक्कर काट रहे हैं। देख परमाणु हमने पढ़ लिया, अणु पढ़ लिया, परमाणु अणु पढ़े थे ना पहले, वो भी अपने ध्रुव पर वो भी क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना। चाहे चिन्ना साइकिल की बहुत ही छोटा होता है परमाणु, वो भी क्या कर रहा है, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी चक्कर काट रहे हैं। ग्रह भी, ग्रह अपने जो 9 ग्रह थे पहले, एक को हटा दिया गया क्योंकि वो अपने रूलों को फॉलो नहीं कर रहा था, तो चलो उसकी छुट्टी कर दी गई है। और जो बाकी 8 ग्रह हैं वो सब अपनी अपनी जगह पर चक्कर काट रहे हैं, ठीक है ना, अपने अपनी कक्षाओं में ऑर्बिट्स में चक्कर काट रहे हैं सूर्य के। तारे भी भाई साहब चक्कर काट रहे हैं आकाश गंगा के अंदर। आकाश गंगा खुद भाई साहब चक्कर काट रही है, मिल्की वे। अपन कौन से आकाश गंगा में है, मिल्की वे में, दुध मेखला, दुध मेखला कुछ करके मिल्की वे, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, चक्कर काट। हमारा ये मानी जो अपना सौर मंडल है वो कौन सी गंगा में है, मिल्की वे के अंदर है, ठीक है ना। तो काफी आकाश गंगा है, सब गतिमान है, सब घूम रही है। हम प्राय यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसा कई
कई अवस्थाएं हैं जिसमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने पर व पेड़ पौधों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगा सकते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की घटनाओं के क्या कारण है? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप में क्यों नहीं लगा पाते? ठीक है, तो देखो मेरे भाई, जितने भी जैसे मान लीजिए हवा चल रही है, खैर हवा को हम देख तो सकते नहीं है कि भाई यहाँ से आ रही है हवा, यहाँ से आ रही है हवा, नहीं पता, दिख ही नहीं रही। आएगी तो चलती रहेगी, बहुत तेज चलेगी तब में फील होगा। क्या करेंगे? केवल हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हवा को। ठीक है ना? क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। अब उसकी जो डायरेक्शन यदि हमें देखनी होगी तो क्या करेंगे? कोई पेज लेंगे, उसे छोड़ेंगे, देख किधर उड़ के जा रहा है, या फिर कुछ धूल के कण लेंगे, देखें मिट्टी किधर उड़ती है। तो अगर इधर उड़ती है, जैसे मैंने यू लिया, यू गिराया, अगर इधर जा रही है उसके कण इधर मूव कर रहे हैं, मतलब इधर से इधर की तरफ हवा क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। इसका कारण क्या है? एक तो पृथ्वी की अपनी ध्रुव पर गति, जो हवा चलती है उसका कारण क्या है? पृथ्वी पर अपनी ध्रुव पर गति कर रही है, अपने अक्ष पर गति कर रही है। साथ ही साथ जो मौसम वगैरह जो चेंज होते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी क्या करती है? चक्कर लगाती है। क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ भी पृथ्वी चक्कर लगाती है ना? तो इससे क्या होता है? मौसम चेंज होता है। ठीक है, मौसम चेंज होता है। कि मैंने अभी अभी अपने यहाँ पे अभी देखा था, नहीं देखा था कि जो भाई ये पृथ्वी थी, यहाँ चक्कर काट रही थी। तो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? 1 ईयर लगेगा। जब 1 ईयर लगेगा ना, कितना ईयर लगेगा? 1 ईयर लगेगा। तो मेरे भाई समझो, मेरे भाई आप समझो थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पे 1 ईयर लगेगा इसको चक्कर काटने में, तो 4-4 महीने के बंडल में अपने मौसम चेंज होते हैं। अपने भारत के अंदर अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से होते हैं, लेकिन मौसम परिवर्तित तो होते हैं। ठीक है ना? तो अपने बारिश का रहता है 4 महीने का टाइम, 4 महीने गर्मी का रहता है, 4 महीने सर्दी का रहता है, ऐसा कुछ करके अपने यहाँ चलता है। उनके बीच में जो आता है वो कुछ ऋतुएं आती हैं, है ना? चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे है कि जबकि दूसरे के लिए स्तर गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम अवस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? हाँ, मान लीजिए अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उसके अंदर हम बैठे हैं, तो वस्तु गति कर रही है तो हम भी उसमें बैठे हुए हैं, तो वस्तु गति कर रही है, हम नहीं। ठीक है ना? हम नहीं, पर हम पर्टिकुलर जगह नहीं, हम वस्तु के साथ साथ गति कर रहे हैं, वस्तु के साथ भाग नहीं रहे, वस्तु में बैठे हुए हैं और वो चल रहे। जैसे बस के अंदर हम बैठे रहे हैं तो सभी को ऐसा फील होगा कि भाई हम सब बैठे हुए हैं। जब कहीं ध्यान नहीं होगा तो ऐसा लगा हम एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हैं, लेकिन जब बाहर देखेंगे तो हमें फील होगा कि हम भी गति कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर बैठा है तो उसको बस चलती हुई दिखाई देगी, बाहर खड़ा है तो। ठीक है ना? और हम बाहर खड़े हैं तो वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गाड़ी आगे चल रही है, गाड़ी आगे चल रही है। अब देखो कुछ पर्टिकुलर चीज है कि भाई चलो, क्या सब जो गतियां होती है क्या सीधी रेखा में ही होती है? क्या ये इधर उधर जिगजैग नहीं होती? होती हैं भाई। ठीक है ना? मानी सीधी रेखा में कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर भी गतिमान होती है, मानी कोई गोल गोल घूम के भी गति करती है, कोई सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है ना? हर प्रकार से क्या होती है? गति होती है। एक वृत्तीय गति होती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो झूला, झूला नहीं होता, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, मौत का कुआं। उसके अंदर कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति होती है ना? आप लोगों ने देखा होगा जो अपना ये होता है हाँ, कपड़े धोने का, तो उसमें भी गति रहती है। एक कपड़े सुखाने का टब रहता है उसी के अंदर, उसमें भी कौन सी गति रहती है? वृत्तीय गति रहती है ना उनमें।
तो वृत्त की तरह वो गति गोल गोल घूमते हैं और कपड़े को सुखा देते हैं। उसमें एक फोर्स लगता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हो सकता है कुछ घूर्णन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें से ये क्रियाएं साथ साथ हो। इस अध्ययन में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। आगे अपने पास हो गया, आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है, गति में है, ये चर्चा करें। भाई अपने कक्षा के अंदर कोई भी जैसे ये बोर्ड है, एक पर्टिकुलर स्टेबल लगाओ, अब मैं धक्का मारूंगा तब भी ये चला नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो ये दीवार खड़ी है ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही है और मेरा फोर्स इसके आगे कम रहेगा, तो ये गतिशील नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए ये पेन है, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, फोर्स, तो ये आगे चला जा रहा है क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ और ये बहुत टाइट पकड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो मैंने तो फोर्स लगाया था लेकिन गतिमान नहीं हुई तो नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि वह अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा टाइटली रुकी हुई है। आगे लीजिए, क्या आपने अनुभव किया कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करें और हाँ, विचारों का आदान प्रदान करें। हाँ, अगर हम किसी रेलगाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, रेलगाड़ी भी खड़ी हुई है तो हमें खड़ी ही प्रतीत होगी, चलती हुई प्रतीत नहीं होगी, ठीक है। अगर वो चल रही है तब हमें चलती हुई प्रतीत होगी। आगे लीजिए, हम सोचे और करें। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में गिर जाते हैं, विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित व अनियंत्रित हो, जैसे कि बाढ़ वाली गति, तूफान, सुनामी देखा गया है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पन्न। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने में के विषय में जानना आवश्यक है? बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। हमने देखो, देखिए, हमने एक चीज समझी थी, एक चीज जानी थी कि नियंत्रित गति और अनियंत्रित गति, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा है। नियंत्रित गति क्या होती है, अनियंत्रित गति क्या होती है। जैसे नियंत्रित गति में हम बिजली उत्पन्न कर पाते हैं, ठीक है। अब उसमें भी जो जनरेटर को अनियंत्रित तरीके से घुमाएं तो फिर भाई हमें जो जितनी आवश्यक होगी वो विद्युत नहीं मिलेगी, या तो वो जल जाएगी या फिर या कुछ और डिवाइस खराब कर देगा, या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी यदि हमें बहुत तेजी से रनिंग करवाएं तो, ठीक है ना। तो एक उसकी जो फ्रिक्वेंसी है पर्टिकुलर पॉइंट पे होनी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अब जैसे पानी आ रहा है नॉर्मल तरीके से, यदि पानी बहकर आ रहा है तो ठीक ठाक है, नदी का रूप ले लेगा। और मान लीजिए बारिशों के दिनों में पानी बह के आ रहा है तो बाढ़ बन जाएगा वो, तो आसपास के इलाकों में बढ़ जाएगा, आदमियों को ले बैठेगा, पेड़ पौधों को ले जाएगा, जमीन को काट देगा, ठीक है ना, काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। नॉर्मल हवा आ रही है तो आनंद आता है, और आवश्यकता से ज्यादा आती है तो किसी के तो झोंपड़े उड़ा ले जाता है, किसी के क्या उड़ा ले जाता है, तूफान आ जाते हैं, आंधी आ जाते हैं, इससे काफी लोगों का नुकसान होता है, काफी संसाधनों का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। तो जो गति है वो नियंत्रित होनी बेहद जरूरी है। चाहे जैसे मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं नॉर्मल तरीके से, अपने जो गंतव्य स्थान है वहां तक हम पहुंच जाएंगे, और हम उड़ा के ले जा रहे हैं तो फिर हो सकता है कि ऊपर का भी टिकट कट जाए अपना, ठीक है ना। तो सब नियंत्रण में होना बेहद जरूरी। ये ना समझे कि भाई मैं ही ड्राइवर हूँ ना, किसी के मैटर में, गति के मैटर में, मोटरसाइकिल चलाने के मैटर में कभी ये सोच के ना चले कि मैं ही ड्राइवर हूँ, सामने वाला भी हो सकता है वो उड़ा दे, ठीक है ना। तो इतनी गति रखें कि हम उसको क्या कर लें, सुरक्षित कर लें अपनी गाड़ी को, ठीक है, और अपने को भी सुरक्षित कर लें।
है ना। तो कम से कम हमें इतनी ही गति रखनी चाहिए, नहीं तो फिर सामने वाला को हम जानते नहीं हैं कि वो चलाना सीख रहा है या वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी कर सकता है मामला गड़बड़। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का विशेष ध्यान रहे, नियंत्रित गति ही जरूरी है। आगे है गति का वर्णन। गति गति बोले तो मोशन, ठीक है ना। तो मोशन का हम वर्णन यहाँ पे देखेंगे। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर दूर उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा के अनुसार, किसके अनुसार? सुविधा के अनुसार, सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं। इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिससे मूल बिंदु हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, हो गएगा, चल गएगा। चलो भाई, करते हैं स्टार्ट वापस से, है ना। चलिए, अब आ गए अपने भाई सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? अगर एक सीधी रेखा में गति है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे, है ना। क्या? एक सीधी रेखा में, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सीधा जाना है तो इसे कहेंगे हम सरल रेखीय गति। मानिए ए से कहाँ जाना है? बी की तरफ। ठीक है, अगर हम ए से जाएं बी, ए से कहाँ जाएं? बी पर जाएं, लेकिन यहाँ से रास्ता नहीं है, इधर से घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक क्या है? बहुत बड़ा तालाब हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सरल रेखा गति, सरल रेखीय गति नहीं है। एक सीधी रेखा में गति सरल रेखीय गति कहलाती है। अब चले, या फिर कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर स्थान पर पहुंचना, ठीक है, सरल रेखीय गति कहलाती है। देखते हैं इसे क्या है कि मन गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु ओ से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देशित बिंदु माना जा सकता है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए बी और सी वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग स्थितियों में ए बी सी क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। सी की दिशा वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले है यदि पहले यह सी और बी से गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है, इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती है। वस्तु के वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ए ओ प्लस ए सी है, अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 95 किलोमीटर। यहाँ देखो ये कुछ दे रखा है यहाँ, ठीक है। ये यहाँ से मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर 0 पॉइंट से हमें चलना था, ओ पॉइंट से, और यहाँ हमें जाना था 60 किलोमीटर पे। ठीक है, तो ये एक सीधी गति है। क्या है? सीधी गति है। गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल, मान लीजिए 30 किलोमीटर पे रुक गई, नाश्ता वास्ता किया, फिर चले 60 किलोमीटर जाके रुक गई, या 40 पे रुक गई फिर पहुंच गई। तो दोनों को जोड़ के हम रख लेंगे। तो ये जो सीधी रेखा वाली गति है ये आपकी वृत्तीय गति है। मान लीजिए 60 किलोमीटर हम पहुंच रहे हैं 1 आवर में। कितने में? 1 आवर में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी गति हो जाएगी। चले आगे। अब यहाँ पे है आगे कुछ।
आवश्यक होता है, न कि गति की दिशा की। कुछ ऐसी राशियां होती है जिन्हें केवल उनके अंक के मान द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति जीरो मानी ओ से उसकी अंतिम स्थिति सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल। यह दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब देखो विस्थापन क्या है। विस्थापन भाई देखो विस्थापन क्या है उसको समझो। वस्तु की न्यूनतम दूरी, मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु रखी है ए पॉइंट पर और यहाँ एक वस्तु है बी, क्या है बी। अब यहां से लेकर मतलब इससे लेकर यहां तक की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है? ये हो सकती है, यही हो सकती है ना। न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है? यही हो सकती है। अब ये न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। अगर किसी वस्तु की सीधी रेखा की दूरी या न्यूनतम दूरी जो है वही कहलाएगी आपकी विस्थापन। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां तो ये तो मैंने लगा दिया, लेकिन यहां से मेरा जाने का रास्ता नहीं था। मैं तो यहां जाता, एक शहर है, ठीक है, यहां जाऊंगा सी शहर में, फिर उसके बाद बी की तरफ जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? बी की तरफ जाऊंगा। तो मेरे भाई ये कतई विस्थापन नहीं है। ठीक है ना। ये क्या हो सकती है? एक दूरी, ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई। ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं? इसे सरल रेखीय दूरी कह सकते हैं। लेकिन इसका जो विस्थापन की बात करेंगे तो ये इसका क्या होगा? विस्थापन। विस्थापन भाई यहां से शिफ्ट हो गया, खत्म काम। अब यहां से यहां तक मान लीजिए 10 किलोमीटर था, ये 20 किलोमीटर था, और ये सीधी रेखा में अगर हम देखें तो मान लीजिए 15 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाए विस्थापन कौन सा? यहां से कोई वस्तु यहां गई, इस रास्ते होती हुई, तो विस्थापन आप ये जोड़ के थोड़ी लिखोगे, नहीं। विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है? विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ लिखा है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विस्थापन हम कहते हैं। आगे लीजिए। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? चित्र 7.1 में दिए गए उदाहरण को लें। 0 से a तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। ठीक है। अगर सीधी रेखा में हम चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 50 किलोमीटर, तो विस्थापन भी 50 ही होगा। ठीक है। दूरी भी 50 है तो विस्थापन भी क्या होगा? 50। ओ से ए तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय की गई गति 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर प्लस बराबर कितना हो जाएगा? 85। जबकि विस्थापन का परिमाण 35 होगा। इसलिए विस्थापन का परिमाण 35 का परिमाण तय की गई दूरी माने 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। माने दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। ठीक है। ये इसके अंदर यही दे रखा, थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई यहां से लेकर यहां तक मैं गया और दोनों के बीच में टोटल 50 किलोमीटर दूरी थी, ए से बी के बीच में। ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया भाई साहब कि मैं यहां से गया और यहां पहुंचा, फिर मैं सोचा कि मैं ज़्यादा दूर पहुंच गया, चलो वापस चलते हैं, तो यहाँ आ गया। मतलब मैंने 10 किलोमीटर और पीछे आ गया, 10 किलोमीटर और पीछे आ गया, अब मैं सी बिंदु पे आ गया। अब पूछा जाए कि भाई विस्थापन क्या है, बताओ। दूरी पूछी जाए तो एक अलग मैटर है, भाई दूरी आपने कितनी चली है। विस्थापन पूछा जाए वो अलग मैटर है। क्यों? क्योंकि विस्थापन होता है कि जिस बिंदु से आप चले और आपकी अंतिम स्थिति क्या है, वो आपका विस्थापन है। जिस बिंदु से आप चले और अंतिम पॉइंट क्या है आपका, वो आपकी विस्थापन है। अब मान लीजिए मैं यहां से चला,
यहाँ पहुंचा, वापस यहाँ आ गया। अब ये जो बीच की दूरी कितनी बची, 10 कम कर दो 40, तो मेरा विस्थापन 40 ही होगा, न कि 50। हाँ, मैंने दूरी भले ही 50 करके फिर वापस 10 आया, 60 किलोमीटर मैंने गाड़ी को चलाया, गाड़ी 60 किलोमीटर चली है, लेकिन मेरा जो विस्थापन है वो जिस बिंदु से चला था और जिस बिंदु पर मैं पहुंचा उन दोनों के बीच की दूरी होती है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे। ठीक है, अब देखो, दो विभिन्न भौतिक राशियां, एक तो है आपकी दूरी और एक है विस्थापन, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अभी अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि मैंने दूरी तो 60 किलोमीटर तय की थी, लेकिन जो मेरा विस्थापन था केवल 40 किलोमीटर था। ठीक है ना? तो का प्रयोग वस्तु की दूरी गति पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, इनको छोड़िए, जो हमारी काम की चीजें होंगी उनको हम पढ़ते हैं। अब देखो क्या है ये, कार के अंदर, कार या गाड़ी जो मोटरसाइकिल है उनको, हाँ उनमें जो हम क्या देखते हैं, गति देखते हैं। उस गति को दिखाने का जो मीटर होता है उसे ऑडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? ऑडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? ऑडोमीटर कहते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे अपने पास आ गया है सीधा एक सवाल आ गया है, इसको हम यहाँ पे करते हैं, है ना? देखो क्या बोल रहा है, सवालों को लीजिए। सवाल बोल रहा है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर का कारण दीजिए। ठीक है, अगर कोई वस्तु द्वारा कुछ दूरी, मान लीजिए यहाँ से लेकर कोई वस्तु यहाँ चली गई, तो इसका विस्थापन शून्य हो भी सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई वस्तु दूरी चली, यहाँ चली, यहाँ से गई और वापस यहाँ आ गई। मान एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर का उदाहरण दीजिए। ठीक है ना? तो मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से यहाँ चली और वापस आ गई, या फिर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ वृत्ताकार पथ में चल रही है यूं। ठीक है, यहाँ थी, यहाँ घूम के वापस आ गई, तो यहाँ तो बिल्कुल जीरो हो सकती है। विस्थापन क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है वृत्तीय गति में, अगर आप वृत्तीय गति कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए इस बिंदु पर गए और वापस यहीं पे पहुंच गए, आपने क्या किया, कुछ दूरी तय की है, लेकिन आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगी। आगे बोल रहा है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा सीमा 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। ठीक है, वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? ठीक है, अब समझो, देखो जरा इस क्या बोल रहा है। ये एक किसान भाई साहब है, क्या है? एक किसान है, एक किसान भाई साहब है, और किसान भाई साहब बोल रहा है कि अपने वर्गाकार है खेत, कैसा है खेत है उनका? उनका खेत है भाई साहब वर्ग जैसा, तो वर्ग बना लेंगे हम। ठीक है, कौन सा खेत है? वर्गाकार है, तो लीजिए हमने एक वर्ग बना लिया, है ना? एक वर्ग बना लिया है हमने, ये क्या बना लिया है? वर्ग, एक वर्ग हमने बना दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है भाई साहब वर्ग के बाद? आगे बोल रहा है कि एक किसान 10 मीटर की भुजाओं वाले, कितनी भुजा? 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो विस्थापन पूछा 2 मिनट 20 सेकंड में। ठीक है, इसकी एक भुजा जो है, इसकी एक भुजा कितनी है? 10 मीटर। ये भी 10 मीटर। ठीक है ना? ये भी 10 मीटर।
ये भी कितनी है 10 मीटर, सभी 10-10 मीटर है। वो बोल रहा है कि एक चक्कर 40 सेकंड में लगा लेता है, मानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से वापस। मान लीजिए वह इस कोने से स्टार्ट किया उसने, यू घूमा और यहाँ वापस आ गए यहीं पर, तो 40 सेकंड लगाया उसने। कितना लगाया? 40 सेकंड में एक चक्कर लगा दिया। अब उसने टोटल कितनी मिनट खर्च की, उसने टोटल कितनी मिनट सॉरी कितनी सेकंड्स खर्च की वो देखो। 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड क्या होता है वो देखो। 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट में 60 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 60 गुणा 2 कर लो, प्लस में 20 कर लो, सेकंड में बदल लो, तो कितना हो जाएगा आपका? 120, 140, 140 सेकंड हो गया। अब 140 में भाई साहब ये एक चक्कर कितने में काट ले रहा है? 40 सेकंड में काट रहा है, तो 40 का भाग दे दो। कितने का भाग दे दो? 40। यहाँ से यहाँ दे दो, ठीक है। तो समझो, देखो आप सही से समझो, सही से समझो कि ये भाई साहब था ना, यहाँ से गया एक चक्कर इसने ये लगा लिया, 40 का लगा दिया, ये लो 40 सेकंड हो गया। फिर दूसरा चक्कर लगाया, 40-80 सेकंड हो गया। फिर दूसरा चक्कर लगाया तीसरा वाला, फिर कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? एक 3 चक्कर जो काटे, 3 चक्कर जब ये काटेगा, कितने चक्कर काटेगा? 3 चक्कर, ठीक है। इसने जब 3 चक्कर काटे, 3 चक्कर 3 चक्कर काटे, तो 120 सेकंड में 3 चक्कर काट लिए। कितने सेकंड में 3 चक्कर काट लिए? 120 सेकंड में 3 चक्कर काट लिए भाई साहब ने, 120 सेकंड में। अब 120 सेकंड के अंदर अब बचा कितना इसके पास? 20 सेकंड और बचा। अब 20 सेकंड में वापस यहीं पहुंच गए 3 चक्कर काट के, तो 10 सेकंड में यार 10 सेकंड मतलब यहां पहुंचेगा ये, ठीक है। मतलब यहां से विस्थापन क्या होता है? मिनिमम दूरी। तो ये दूरी पूछा है आपसे, तो ये 10, ये 10, अब ये कितनी होगी आप अंदाजा लगा ले, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप ये दूरी निकाल ले, दूरी। और ये दूरी जो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, यही होगा आपका विस्थापन। विस्थापन, ये विस्थापन होगा। अब इसका देखो, ये तो 90 डिग्री बन रहा है, तो सीधा सा बन जाएगा, ठीक है। ये कर्ण है इसका, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 का स्क्वायर है, ये भी 10 का स्क्वायर है, तो ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। तो टोटल ये 2 इंटू में कितना हो जाएगा? 100 ये, और इधर से स्क्वायर आ जाएगा, तो अपने पास कितना बचेगा? ये केवल के बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 10√2 मीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी 10√2 मीटर की। ये इसका विस्थापन होगा। क्या होगा इसका विस्थापन? हमने थोड़ा टाइट तरीका यूज लिया है, लेकिन हमने आप लोगों को पूरी चीज समझाने की कोशिश की है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बाबू? चलो आगे चलते हैं। आगे हो गया? आगे कुछ सवाल हो रहे हैं अपने पास? खैर ये जो सवाल है हम सारे के सारे उसमें करवाएंगे आपको, है ना। इसमें करवा देंगे आपके, अलग से एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें सॉल्यूशन लेकर आएंगे एनसीईआरटी का, तो वहाँ आपको करवा देंगे। पहला क्या है कि यह शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। देखो विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? यह शून्य नहीं हो सकता है, नहीं भाई साहब हो सकता है, तो ये बात गलत है, ये गलत है। इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, इसका विस्थापन का, नहीं नहीं ये भी गलत है। इसका परिणाम वस्तु की दूरी द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, नहीं। कम हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। ये भी क्या है? गलत बात है। आगे लीजिए, आगे आ गया एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति और असमान गति।
आगे आ गया आपकी गति। गति मानी मोशन। देखो, मुझे जाना था दौसा। अब मेरे पास भाई साहब कुछ साधन नहीं था, न तो मेरे पास साइकिल थी न मेरे पास मोटरसाइकिल थी। तो मैंने बैग लिया, उठाया, कंधे के लगाया और चलने लगा। दौसा मतलब मेरे यहाँ गांव से लगभग कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर है। तो मैंने क्या किया भाई साहब, चलो भाई कुछ ही नहीं मिल रहा, साधन वाधन तो है नहीं अपने पास, पैदल ही चल लेते हैं। कोई तो साधन मिल जाएगा बीच में, फिर अटक लेंगे। फिर मैं चला। तो भाई साहब चलता 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 2 किलोमीटर पहुंच गया। 2 किलोमीटर मैंने पैदल ही चली। माने मैंने कितनी दूरी तय की, 2 किलोमीटर। अभी तक मैं 2 किलोमीटर तय कर चुका हूँ। किससे? पाँव से। फिर भाई साहब मेरे को एक मिल गई मोटरसाइकिल। क्या मिल गई? मोटरसाइकिल। तो फिर मैंने 4 किलोमीटर मोटरसाइकिल से तय किया। मोटरसाइकिल से, ठीक है ना। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल समझ लो आप। एम से मोटरसाइकिल, यहाँ मैंने पाँव से। अब क्या दोनों की दोनों समान गति है क्या? नहीं। मैं लगभग 2 किलोमीटर चलने में 10 मिनट तो लगाऊंगा ही। 5 किलोमीटर अगर 1 मिनट में चल रहा हूँ, या फिर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो 20 मिनट लग जाएगा मेरे को 2 किलोमीटर चलने में। जबकि मैं 4 किलोमीटर चलूंगा तो ये तो भाई साहब 10 मिनट में पहुंचा देगा मेरे को 4 किलोमीटर, क्योंकि 2.5 किलो 2.5 मिनट के हिसाब से चल लेगी ये गाड़ी। 2.5 मिनट के हिसाब से 1 किलोमीटर चलेगी, 4 किलोमीटर में पहुंचा देगी। मुझे तो 2 किलोमीटर चलने में 20 मिनट लगे, मिनट। और यहाँ 4 किलोमीटर चलने में मैं 10 मिनट में ही पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में ही पहुंच रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर गति अलग अलग हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी? अलग अलग। या फिर आप कह सकते हो जो यहाँ की, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने गति की वो अलग है, यहाँ से लेकर की यहाँ तक की वो अलग है। और दोनों को अगर जोड़ दे तो चाल बन जाती है। क्या बन जाती है? चाल। चले आगे देखते हैं जो भी है। देखो, एक है आपकी, है एक समान गति और एक असमान गति। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करने में और 50 मीटर तीसरे सेकंड में। 1 सेकंड में 50 मीटर और दूसरे सेकंड में 50 मीटर और तीसरे सेकंड में 50 मीटर तथा चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में दूरी तय कर रही है। क्या कर रही है? दूरी तय कर रही है। तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। ठीक है ना। क्या कहलाती है? एक समान गति। मानी मेरे को यहाँ से दौसा तक जाना है, दौसा तक जाना है। मैं प्रत्येक किलोमीटर जो जा रहा हूँ 2 मिनट में जा रहा हूँ। फिर दूसरा भी 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 मिनट में जाऊंगा, 2 मिनट, मतलब सब 2-2 मिनट में जा रहा हूँ। तो 6 किलोमीटर जाने में मुझे 12 मिनट का समय लगेगा। ठीक है ना। क्योंकि मैं प्रत्येक किलोमीटर मैंने चेक किया है कि कितने मिनट में पहुंच रहा हूँ, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कितने मिनट में पहुंच रहा हूँ? 2 मिनट में। तो जो ऐसी गति है, क्योंकि समान समय में समान दूरी तय कर रहा हूँ, समान समय में समान दूरी तय कर रहा हूँ। ये मैटर नहीं करता है कि मैंने बिल्कुल जब 2 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर पहुंचा तो बीच में रुका, नहीं रुका, बहुत तेज चला, रुका, बहुत तेज चला, कोई मैटर नहीं करता। मेरा क्या था कि 1 किलोमीटर से जब मैंने स्टार्ट किया, दूसरे मीटर पे मानी एक, जब इस 0 से स्टार्ट किया और 1 के बीच में पहुंचा तो मुझे 2 मिनट लगे थे। बस मुझे ये पता है। तो ये गति क्या कहलाती है? आपकी समान गति कहलाती है। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहे एक व्यक्ति, ये असमान गति के उदाहरण है। अब मान लीजिए, आप समझिए कि अगर मैं किसी भीड़ वाली जगह से जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, एक भीड़ वाली गति से जगह से मैं जा रहा हूँ, और मान लीजिए 2 किलोमीटर है, लेकिन पूरा का पूरा भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो उसे मुझे क्रॉस करने में हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए। ठीक है ना। और मान लीजिए एक खाली जगह से जा रहा हूँ,
मान लीजिए कि उस भीड़ को पार करने के लिए मुझे 1 घंटा लग गया, और उतनी दूरी को अगर किसी खाली जगह में मैं पार कर रहा हूं तो 10 मिनट में कर लिया। ये डिपेंड करता है। हाँ, बत्तियां हैं तो फिर रुकना पड़ता है। तो ये होती है असमान गति। क्या होती है आपकी? असमान गति होती है। ठीक है, अब चलते हैं भाई आगे अपना। ये आ गया अपना क्रिकेट वाला। ठीक है, गति की दर का मापन। गति की दर का मापन कैसे किया जाता है? तो गति की दर का जो मापन होता है वो किलोमीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है आपका? गति की दर का मापन। तो मापन हम कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में कर सकते हैं, मीटर पर आवर में कर सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर डे में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मापन तो यही है ना। मेन जो मापन होता है किलोमीटर पर सेकंड होता है, एमकेएस पद्धति के हिसाब से, या फिर सीजीएस पद्धति के हिसाब से हम देखेंगे तो किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर देखेंगे अपने पास, देखो गति, गति या फिर कह सकते हैं चाल। चाल यहां पर देखिए कि निर्धारित चाल बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जो कार है भाई साहब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी। अगर ये ज़्यादा पाई गई तो कैमरे में फ़ोटो खींच ली जाएगी और गति भी वहाँ पे पता लगा लेते हैं। चलो, इसका क्या कट जाएगा? चालान कट जाएगा। यहाँ पर भी क्या कट जाएगा? चालान। 40 किलोमीटर पर आवर। कोई भी बस है या बड़ी गाड़ी है या लोडिंग है तो वो उसका कम रहता है कि भाई आपको क्या करना है, धीरे चलना है। ठीक है, तो ये है आपकी गति। आगे चलते हैं, यहाँ चल रही है गाड़ी। अब लीजिए आगे चलते हैं। आगे अपने पास है भाई साहब, हाँ कुछ देखो, तो कुछ वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। भाई कोई भी वस्तु है एक दर पे कभी नहीं चल सकती, वो अलग अलग रेट पर चलती है। स्पीड जो बनती है उसकी अलग अलग बनती है। अलग अलग वस्तुएं समान दूरी तय करने में समान दर से भी गति कर सकती है। माने समान भी कर सकती है, असमान भी कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। मान इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, या फिर इकाई समय में तय की गई दूरी को हम गति भी कह सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। एक इकाई समय का मतलब है कि मान लीजिए 1 सेकंड में तय की गई जितनी दूरी है वो आपकी क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। लेकिन जब चाल की बात करें तो एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है ये वाला, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर भी हो सकता है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत है हो। अधिकतर वस्तुओं में अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होती है। इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी इस औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम चाल की बात करें, औसत चाल की, इसकी बात करेंगे, औसत चाल की यदि हम बात करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? औसत चाल की यदि हम चर्चा करें मेरे भाई, तो इसका फॉर्मूला अपने पास है। औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और कुल समय
बटे में क्या हो जाएगा, कुल समय। या यदि यहाँ पर समय को तो टी से डिनोट कर वस्तु, ठीक है ना, समय को टी से डिनोट करेंगे और वस्तु की जो दूरी है उसको एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये आया v, v बराबर क्या हो गया आपका औसत चाल, एवरेज चाल। ठीक है ना, औसत चाल हो गया एवरेज, एवरेज एवरेज चाल हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया, एवरेज चाल। v बराबर क्या होता है, एस टी होता है। v बराबर क्या होता है, एस टी, या फिर ये फॉर्मूला याद रखें। आगे सवाल आएंगे तो उनको करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आगे सवाल आएंगे तो अपने पास ये कुछ सवाल है और इस वाले सवाल को हम करते हैं। मानी एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मानी एक जो दूरी है वो तो 16 मीटर है, दूरियां समान है, लेकिन एक 4 सेकंड में तय करती है और एक 2 सेकंड में तय करती है। चले तो इसको हम करते हैं अभी। ठीक है ना, क्या करते हैं भाई, अभी इसको करते हैं। एग्जाम्पल जो अपने पास आया है, हाँ मानी एक तो 4 सेकंड है, 4 सेकंड है, 4 सेकंड में 16 मीटर चलती है और दूसरी बार 2 सेकंड में वही 16 मीटर चलती है। हमें निकालनी है चाल। चाल निकाल सकते हो या फिर आप निकाल सकते हो एवरेज चाल। ठीक है ना, तो इसका अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, v बटे में क्या होता है, एवरेज जो चाल है वो क्या होगी, आपकी दूरी, कुल दूरी। ठीक है ना, कुल दूरी, डिस्टेंस बटे में समय। तो टोटल जो समय लगा, यहाँ पे समय देख लो कितना लगा, 6 सेकंड। कितना लगा, 6 सेकंड लगा समय, 6 सेकंड लगा। और यहाँ पे दूरी कितनी आई टोटल, जो डिस्टेंस है, वो जो एस है वो आ गई आपकी 32 मीटर। कितनी आ गई है, 32 मीटर आ गई, दोनों को जोड़ लो। तो यहाँ हम कर देंगे 32, कितना कर देंगे, 32 बटे में 6, है ना, 6 ही तो था, 6। अब भाग दे लीजिए, क्या आएगा, जो भी आएगा वो किस में आएगा, आपका मीटर पर सेकेंड में। किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ इस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चले आगे, ये इसका आंसर हो जाएगा जो आएगा, जो हमने वहाँ पे लिख दिया है। आगे लीजिए, यहाँ पे है क्या कुछ, हाँ आंसर आंसर है 32/6 हमने यहाँ तक कर लिया था। आप भाग दोगे तो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, आगे आ गए दिशा के साथ चाल। अगर दिशा के साथ चाल हो तो उसे हम कह सकते हैं, अगर अपने पास एस जो चाल रहेगी एस से डिनोट करते हैं, उस पर हमें ये चिन्ह दिखाना पड़ेगा, वेक्टर का। काय का दिखाना पड़ेगा, वेक्टर का चिन्ह दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चिन्ह है ना, ये दिशा को इंडिकेट कर रहा है कि भाई उत्तर दिशा में ही चल रही है, दक्षिण दिशा में ही चल रही है। इस दिशा के लिए हम इसको तय करते हैं, इस चिन्ह को लगाते हैं। तो किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे हम वेग कहते हैं। क्या करते हैं, वेग। मेरे भाई ध्यान रहे, एक चीज का हमें विशेष ध्यान रहे, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम कहते हैं वेग। परंतु जो वेग है वो दिशा के साथ साथ होता है, दिशा के साथ साथ, और दूरी में दिशा का कोई महत्व नहीं है। सॉरी, दूरी नहीं, चाल में। जब चाल की बात करेंगे, चाल, चाल जो है अदिश राशि है। क्या है, अदिश, अदिश, अदिश राशि है। जबकि वेग जो है आपका, वेग जो है सदिश राशि है, दिशा की भी जरूरत पड़ती है, दूरी के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। बोला नहीं यहाँ पे कि वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करते उसे क्या कहेंगे। मानिए हम किसी वस्तु की गति
किसी वस्तु की गति की दर और अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा भी लगा दें। चाल के साथ साथ क्या लगा दें? दिशा भी लगा दें, तो वो बन जाएगा वेग। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। अगर एक निश्चित दिशा में हम चले तो उसको हम क्या कहेंगे? वेग, मोशन। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को या क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ठीक है। वस्तु का वेग समान व असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं, औसत मोशन कहते हैं। औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। माने स्टार्टिंग में क्या वेग था और अंतिम में जाके क्या वेग था, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, तो आपका औसत जो वेग है, एवरेज वेग, वो आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आ जाएगा। यहाँ पर जो u है स्टार्टिंग मानी प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग। v है क्या? अंतिम। और v एवरेज है आपका एवरेज वेग। क्या है? एवरेज वेग। ठीक है। वेग को भी मीटर पर सेकंड में ही मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में ही मापते हैं। आगे चलिए। अपने घर से बस स्टॉप, इसको छोड़िए, आगे लीजिए। अपने पास ही आ गया। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब वेग की बात करें तो वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 346 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 346 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 346 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 346 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या रहती है? इसका चाल रहती है। आगे आ गया। चाल चाल और वेग में अंतर बताना है आपको। ये जितने भी सवाल हैं आप बताएंगे। ठीक है। हाँ, मैं लेकर आऊँगा इन सभी को। एक जो वीडियो रहेंगे सॉल्यूशन वाले, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले होंगे, जो कक्षा 10 के लिए रहेंगे ना। ये भी कक्षा 10 के लिए, सॉरी, कक्षा 9 के लिए है, और वो भी कक्षा 9 के लिए रहेंगे। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम करवाएंगे, सवालों का भी, क्वेश्चनों का भी, इसका भी हम करवाएंगे। ठीक है ना। एक एक चीजें भी समझाएंगे वहां पे आराम आराम से। अब देखो यहाँ पर अपने पास आ गया सवाल। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 200 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था। माने स्टार्टिंग पॉइंट कितना था? 200 किलोमीटर। और समाप्ति पर कितना हो गया? 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। कितना कर रहा है भाई? 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगे तो कार की औसत चाल को किलोमीटर पर आवर या मीटर पर आवर में ज्ञात करें। ठीक है। अब समझो क्या बोला भाई साहब। बोला कि जब स्टार्टिंग में, जब हमने स्टार्ट किया था, क्या किया था? स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तब अपना 2000 से स्टार्ट हुआ था, 2000 किलोमीटर से उसका ओडोमीटर, और अंत में कितना हो गया? 2400। तो इसका मतलब है इनका अंतर कितना हुआ? इनका अंतर हुआ भाई साहब 400 किलोमीटर। मानी वह जो कोई भी कार बस है वो 400 किलोमीटर चली। कितने आवर में चली? वो आवर में चली आपकी 8 आवर में। ये तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। और ये हो जाएगी आपका समय। अब आप क्या करेंगे? इसका निकालेंगे चाल।
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है आपकी 400, और आपका समय कितना है 8, 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, तो 50 किलोमीटर पर आवर। मानी जो गाड़ी चली थी भाई साहब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी। किस आवर से चली थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी, है ना। यहाँ पे देखो ये रहा किसके हिसाब से, ये है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और यदि आप लोग क्या करेंगे, मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। एक और समझा देता हूँ सही से। भाई स्टार्टिंग में जब चली थी तब 2000 था स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर 2000 किलोमीटर, और उसने कुछ दूरी तय की और कहाँ पहुंच गई, 4000 किलोमीटर। ये कौन शो कर रहा था, ओडोमीटर। जो उसका ओडोमीटर है, ओडोमीटर शो कर रहा था, ठीक है। मतलब टोटल यहाँ का अंतर कितना, 400, मानी 400 किलोमीटर ये आपकी डिस्टेंस चली उस गाड़ी ने दोहराई। समय कितना लिया इसमें, जो टाइम लिया 8 आवर का लिया उसने। हमसे पूछा है चाल, चाल पूछा है तो चाल हम निकालेंगे दूरी बटा समय से। चाल बराबर दूरी बटा समय लगाएंगे, कितना हो जाएगा, दूरी कितना 400 किलोमीटर बोले तो 8, 8 पंजो 40, मानी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चली। अगर हम इसे, ये 2 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर आवर में चेंज करें, किस में चेंज करें, मीटर पर आवर में, तो 50 इंटू में, कि 1 किलोमीटर में कितने आपके मीटर होते हैं, तो 1000, तो 1000 लगाओ मीटर, ठीक है। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड्स होते हैं 1 घंटे में, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और कुछ कट नहीं रहा और तो ये हो जाएगा आपका 500 बटे में कितना हो जाएगा, 500 बटे में 36, ठीक है। मीटर पर कट रहा है, काट लो, 4 से काट देंगे, 4 से कटेगा 9 बार, 9 चौक 36, 4 से कटेगा 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 दूनी का 8, 2 बचेगा, 4 पंजो 20। अब 9 से काटो, 9 एकम 9, बचेगा 3, 5 उतारोगे, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 13, ठीक है। 13 और 27 बचेगा, 7 4 7 8 बचेगा, ठीक है। तो 8 में फिर 9 का भाग दोगे, तो फिर दशमलव लगाओ, जीरो लगा दो, तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 मीटर पर सेकंड, मानी आपका 13.8 मीटर, मानी लगभग ये 14 मीटर के करीब चलेगी 1 सेकंड में। कितने मीटर के करीब चलेगी, 14 मीटर के करीब चलेगी 1 सेकंड के अंदर यह गाड़ी, ठीक है ना। चले आगे, चलो भाई। है ना, यहाँ पर भी देखो 13.9 मीटर पर सेकंड के करीब आ रहा है अपना आंसर। आगे आ गया, ये आप निकाल सकते हैं कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, मानी सीधी रेखा में जाती है, तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और वेग को ज्ञात करें। औसत चाल और वेग को ज्ञात करें, ठीक है। तो समझो इसको, औसत चाल क्या होती है। तो उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी 80 मीटर होगी जाके आने में, ठीक है। कितनी गई थी, 90 गई थी, 90 आई थी, तो हो गया।
और आपका ये देखो भाई, विस्थापन औसत वेग बराबर विस्थापन बट्टे में होता समय। ठीक है, चलो समझो इस। अगर हम सबसे पहले बात करें चाल की, चाल की, तो चाल बराबर होती है भाई दूरी बटे में समय। दूरी बटे में क्या होती है, समय। भाई साहब 90 तो वो गई, 90 मीटर में तो गई थी और 90 मीटर आई थी। ठीक है, और 1 मिनट का समय लिया था उसने, मतलब 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड लगा लो, 60 सेकंड। ठीक है, कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो इसे हम यदि 90 90 कितना हो जाएगा, 180 मीटर, और यहाँ 60 सेकंड। एक से एक काट देंगे, ये कटेगा 3 से, तो 3 मीटर पर सेकंड, मान 1 सेकंड में वो चली थी 3 मीटर। ये तो हो गई आपकी चाल। अब वेग की बात करें, किसकी बात करें, वेग की, एवरेज वेग की, है ना, औसत वेग, औसत, औसत वेग। वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे में विस्थापन, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय। अब वो एक तालाब भरा हुआ था ऐसे गोल, यहां से वो गई, यहाँ चली गई, ये 90 मीटर था, और ये वापस भी आ गई यहीं पर, वापस भी यहाँ पर आ गई, तो ये भी 90 मीटर था। तो दूरी जो उसने तय की, दूरी जो उसने तय की वो तो 180 मीटर थी दूरी। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन, विस्थापन की बात करें तो ये हो गया 0 मीटर, क्योंकि जिस जगह पर वो गई थी वहां पे, वहां से वापस उसी जगह पे आ गई, जिस जगह से वो गई थी वापस उसी जगह पर आके रुक गई, तो विस्थापन मेरे भाई होगा 0। क्या हो गया मेरे भाई, विस्थापन 0 हो गया। विस्थापन 0 हो गया तो फिर काई क्या मतलब रह गया सब कुछ का। ठीक है, तो विस्थापन 0 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 बट्टे में समय कितना लगे था, 60 सेकंड लगा था, तो बराबर में 0। तो आपका औसत वेग क्या रहने वाला है, 0, 0 रहने वाला, मीटर पर सेकंड रहता है, मीटर पर सेकंड। चलिए आगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी अपने पास फाइनली 0 वेग आ रहा था औसत। आगे आ गया वेग में परिवर्तन की दर। वैसे वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं मेरे भाई त्वरण। वेग में आए हुए परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखते हैं आगे। मान किसी वस्तु के एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग में नियत रहता है, वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग परिवर्तन शून्य होता है। क्या होता है, वस्तु का वेग परिवर्तन शून्य होता है, 0 होता है, वेग परिवर्तित नहीं होता। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समय पर, हाँ विभिन्न समय पर एक एक विभिन्न बिंदु पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। क्या, अब हम वस्तु के वेग में, वस्तु के वेग में अ, हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा। ठीक है, क्योंकि वेग में आए हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को मापता है। तो ये है आपका त्वरण। त्वरण बराबर होता है एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे, माने वेग, वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय, वेग में परिवर्तन और क्या होगा, लिया गया समय। अब यहाँ पर यदि एक वस्तु का वेग
वेग, वेग v, वेग जो है u से t समय, u से t मान u क्या था, प्रारंभिक वेग था, u क्या था, प्रारंभिक वेग था, समय में बदल कर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा। ठीक है, ये जो त्वरण है एक्सेलरेशन से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे में क्या होगा, समय। इस प्रकार की गति को त्वरण कहते हैं, इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, त्वरण। इकाई समय में या फिर वेग में आए हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। इकाई समय में वेग में आए हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो धनात्मक होगा, त्वरण वेग की दिशा में है। जैसे कोई वस्तु इधर गिर रही है तो वेग नीचे की तरफ है और त्वरण भी इधर की तरफ ही लगाया जाए और जोर लगा दिया जाए तो ये धनात्मक होता है त्वरण। और यदि नीचे से लगा दिया जाए उल्टा तो ये हो जाएगा आपका विपरीत, ऋणात्मक त्वरण मात्रक लिया जाएगा। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे लीजिए, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है। किस रूप से घटता है, समान रूप से घटता है या बढ़ता है। समान रूप से घटता बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी और एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है, उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गति करती है। किसके साथ गति करती है, असमान त्वरण के साथ गति करती है। आगे अपने पास दैनिक जीवन में काफ़ी सारे उदाहरण हैं। आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों देखते होंगे। एक तो गति की दिशा में त्वरण और एक होता है त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध भी होता है, एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल चल रही अचानक से रेस लगा दिया तो वो जो रेस होता है उसका नाम ही क्या, एक्सेलरेटर। और इसे त्वरण को भी क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर जो एक्सेलरेट उसको मतलब एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेटर बोलते हैं उसे। बोलता नहीं, बोलता चलता है ना गाड़ी, तो अगर उस खींच लिया तो हम उस गाड़ी को, खड़ी तो है ही, हम जब जैसे उसको चलाएंगे तो उसमें त्वरण देंगे और उड़ेगी। अगर कोई एक समान गाड़ी से चल रही फिर रेस खींची फिर उड़ेगी गाड़ी और तेजी से, ठीक है ना। तो वो हम क्या देते हैं, रेस खींच के त्वरण देते हैं उसे। क्या कर देते हैं, त्वरण, एक्सेलरेटर करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या है, एक्सेलरेटर, जो उसको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलर। उदाहरण आ गया अपने पास, राहुल आ गया भाई साहब। क्या आ गया है, राहुल। मानी विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाता है और शुरू करता है और 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेग प्राप्त कर, 30 सेकंड में। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का साइकिल अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। मानी उसने जब स्टार्ट किया था, मानी विराम अवस्था से राहुल साइकिल को चलाना शुरू करता है, तब त्वरण पॉजिटिव था। त्वरण क्या था, पॉजिटिव, प्लस का। और जैसे उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया त्वरण क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब त्वरण पॉजिटिव कितना हुआ, स्टार्टिंग वेग 0 था, खड़ी थी साइकिल। अंतिम वेग कितना हो ले लिया भाई साहब उसने, अंतिम जो था 6 मीटर पर सेकंड।
कितने समय में लिया ये? 30 सेकंड में। 30 सेकंड में लिया। कितने सेकंड में लिया? 30 सेकंड में। ठीक है ना। ये तो इसका त्वरण है, सॉरी त्वरण है ये तो, हाँ सॉरी, वेग है। ये इसका क्या है? वेग, मीटर पर सेकंड वेग मान सकते हैं, चाल मान सकते हैं। तो 0 से कितना हो गया? मानिए ये प्रारंभिक वेग था u, ये अंतिम वेग है v। हम इसका त्वरण निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग ये रहा। ठीक है ना। देखते हैं इसमें क्या है। और अगले में क्या किया उसने भाई साहब ने, कि वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल वेग अगले 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कितने पे रह जाती है? 4 मीटर पर सेकंड, मानी 6 से 4 पे रह जाती है। देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, यहां से देखो, सही से देखो। स्टार्टिंग का वेग 0 था, ठीक है, फिर बढ़ाया तो कितना हो गया आपका? 6 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगा? इतना। फॉर्मूले में रखो, आंसर पाओ। एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, वी अंतिम वेग होता है, वी अंतिम वेग कितना? 6। कितना घटा देंगे? 0। कितना घटा देंगे? 0। कितने सेकंड में चल रहा? 30 सेकंड में। तो ये हो जाएगा 6 में आपका 30। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। इसको और भी भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में जो पॉजिटिव बढ़ाया उसने, कितना बढ़ाया? 0.2। अब जब उसने वापस एक्सेलरेट किया, वापस लिया, तो स्टार्टिंग का वेग जो था उसका, मानी प्रारंभिक वेग दूसरा वाले में, ये था आपका 6 मीटर पर सेकंड था। अंतिम जब उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया 5 सेकंड में ना, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, तब उसका जो अंतिम वेग था वो रह गया भाई साहब 4 मीटर पर सेकंड रह गया। समय कितना लगा इसको कम करने में, इतना करने में? भाई साहब को लगा 5 सेकंड। कितना लगा? 5 सेकंड। कहाँ है 5 सेकंड? सवाल में है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो त्वरण है, ये वाला त्वरण भी, अंतिम वेग कितना है? 4, प्रारंभिक वेग 6/5, मतलब ये हो जाएगा 2/5 माइनस का। तो यहाँ कितना? भाग दो, 0.4 माइनस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण है तो स्क्वायर में आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाओ। त्वरण है तो किस में आएगा? स्क्वायर में। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, दोनों की दोनों, मैं समझता हूँ। ठीक है, इसका यहाँ पे दे रखा है सब कुछ, यहाँ आ जाएगा इसका आंसर दोनों का। सवाल हो रखे हैं इसमें ना। तो यहाँ देखो, यहाँ 0.2 था, पॉजिटिव था अपने पास, त्वरण था। और यहाँ दूसरा वाला में प्रारंभिक वेग अंतिम वेग 5 सेकंड लगा था। और यहाँ जो आएगा माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। त्वरण में कमी, मतलब रिटार्डेशन लगा है ना उसमें, ब्रेक को बोलते हैं रिटार्डेशन। त्वरण में अवरोध उत्पन्न किया उसने, जो गाड़ी चल रही थी जिस रेस पे, उसमें अवरोध उत्पन्न किया, उसने कम किया। ठीक है, अब कुछ सवाल है, आप लोग इसे आंसर दें आराम से। ठीक है, हम इसको जब सॉल्यूशन लेकर आएंगे तो इसका जरूर आंसर देंगे। ठीक है ना, पूरे सवालों को करेंगे। आगे आ गया गति का ग्राफीय प्रदर्शन। भाई जो गति कर रहे हैं उसका ग्राफीय प्रदर्शन क्या है? ग्राफ में किस प्रकार से उस गति को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। 1 मिनट में इसके सेल चेंज कर लेता हूं। या वॉइस आ गई अच्छे से? बिल्कुल। चलिए, तो वापस से वॉइस अपनी आ चुकी है, हमने सेल इसमें लगा दिए हैं। अब देखो गति ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, अब देखते हैं आगे। इसको तो समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, वहाँ समझेंगे हम। ग्राफ में सीधा अपने पास ग्राफ आएगा, है ना। ग्राफ यहाँ जो है
सरल रेखीय गति की बात करेंगे सीधा। मानिए एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युग्म रेखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक ग्राफ रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भर करता है, जैसे दूरी या वेग, या दूरी राशि, दूसरी राशि जैसे समय, इन पर निर्भर करता है। तो पहला आ गया अपना दूरी समय ग्राफ। दूरी और समय के बीच में जो खींचा गया ग्राफ है क्या कहलाता है? आपका समय दूरी ग्राफ कहलाता है। ठीक है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना मानकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष और दूरी को वाई अक्ष प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे एक वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विराम अवस्था में, इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर अपने पास एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में ध्यान रहे जो एक्स अक्ष है ये आपका समय के लिए रहता है, समय टाइम जोन रहता है ये टाइम के लिए, और यहाँ होती है आपकी दूरी, डिस्टेंस। किसके लिए रहता है? ये दूरी के लिए रहता है। यहाँ हमेशा दूरी चलेगी, यहाँ हमेशा आपका समय चलेगा। क्या चलेगा? समय चलेगा। एक साइड में आपकी दूरी दिखाएगी। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक समान चाल का ये ग्राफ, किसका ग्राफ? एक समान चाल का। जब आप एक समान चाल से किसी गाड़ी को चलाते हैं तो यहाँ मान लीजिए 20 मिनट में गाड़ी यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पे। ठीक है, फिर आप जैसे ही थोड़ा चलेंगे तो बिल्कुल समय के साथ ही गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर। आप यहाँ से लगा लीजिए लगभग यहाँ 30 मिनट में गाड़ी कितनी चल दे रही है? 20 किलोमीटर। ये समय दूरी, मतलब इसका जो ग्राफ होता है ना एक समान गति का, वो बिल्कुल सीधा ग्राफ होता है। क्यों? ठीक है ना, बढ़ता हुआ ग्राफ रहता है, यूं बढ़ता हुआ। ओके, क्या रहता है? बढ़ता हुआ ग्राफ रहता है ना, एक समान गति का। आगे चलो। ठीक है, इसमें एक समान है तो बढ़ता हुआ रहेगा। ये आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस एक चीज़ में समझ लीजिएगा कि इसका हमेशा क्या रहेगा? बढ़ता हुआ ग्राफ रहेगा। यहाँ से एक कोई सूत्र वगैरह दे रखा है, ज़रूरत नहीं है इनकी। ठीक है, अब चलते हैं सीधा हम कौन से वाले में, या दूसरे वाले में ना। यहाँ पर देखो जो असमान गति है, असमान गति माने कभी हम स्टार्टिंग में जब गाड़ी चल रहे हैं तो धीरे से स्टार्ट करते, फिर देते हैं रेस, और मान ली बाईपास आ गए तो उड़ाते हुए चलते हैं, और मान लीजिए भीड़ भाड़ आ गए तो फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, ऐसे चलती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा कि इधर तो आपका समय दिखा ही रहा है टी, और इधर है आपका दूरी मीटर। तो ध्यान रहे यहाँ देखो यहाँ जो कम समय में स्टार्टिंग का ये जो दिखा रहा है ना, ये जो दिखा रहा है, अगर आप क्या बोल रहे हैं, अगर आप गाड़ी की रेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी तेज चला रहे हैं, तो आपकी दूरी तो बहुत ज्यादा चलोगे आप, है ना, लेकिन समय कम ले पाओगे इसमें। 10 सेकंड में देखो कितना मीटर तय कर देगा? 35 मीटर तय कर देगा 10 सेकंड में। परंतु स्टार्टिंग जीरो से, स्टार्टिंग जब हम करेंगे मान लीजिए 1-2 सेकंड के अंदर कितना चल पाएंगे? बहुत कम दूरी, समय ज्यादा, ठीक है, कम। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी गाड़ी की, तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ है बढ़ता हुआ ग्राफ रहेगा। ठीक है, इसका स्लोप ही अलग है, उसका स्लोप बिल्कुल यूं था, है ना, इसका स्लोप अलग दिखाई दे रहा है। इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा इसका भी अध्ययन करेंगे। आगे हो गया भाई एक्स असमान चाल हो गया आपका। कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 7.4 में दर्शाया गया है।
ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 7.3 में दिखाए गए ग्राफ से भिन्न है। बिल्कुल इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। आगे आ गया वेग समय, वो था दूरी समय था, वो क्या था? दूरी समय। अब आ गया आपका वेग समय। ठीक है, अब वेग में तो भाई साहब आपको पता है वेग बराबर होता है वेग 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 बराबर होता है आपका विस्थापन। विस्थापन विस्थापन बटे में समय होता है। क्या होता है? समय। विस्थापन बटे में समय। तो मेरे भाई देखो, ये तो आपका पूरा का पूरा हो गया। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है तो ये आपका ये समय यहाँ T1 से लेकर T2 तक, ठीक है, T1 से लेकर T2 तक, और ये इसका वेग दर्शाया गया है इधर, वेग इधर किलोमीटर पर आवर में, और इधर समय दर्शाया गया है। एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग ग्राफ। ठीक है, तो वेग ग्राफ हम प्रारंभिक से अंतिम तक लेंगे। ठीक है ना, देखेंगे इसके काफी सारे फॉर्मूले होंगे अपने इसके तो। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ जरूरत होगी वही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो अपने को दिख रहा है वो एक समान त्वरण गति से गतिमान किसी कार का वेग ग्राफ। ठीक है, अगर समान वेग है, समान त्वरण है, तो ये उसी की तरह रहेगा, चाल की तरह, है ना। दूरी समय का जो ग्राफ था उसी की तरह समय रहेगा, उसी की तरह रहेगा सेम, जो ग्राफ है यूं चढ़ता हुआ रहेगा। ठीक है, आप कार के द्वारा आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समांतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी मानी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि एक समान वेग से गति करें तो ग्राफ में दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूले आएंगे आगे जिनको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ इतनी काम की चीज़ नहीं है, जो काम की चीज़ होगी उनको हम अच्छे से देखेंगे, सवाल अवाल सब आगे करेंगे, है ना। आगे आ गया अपना, इसको तो छोड़ो। आगे अपने पास आ जाता है ये वाला ना, गति के समीकरण। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, इन्हीं से सवाल बनते हैं, और चाल के भी हैं कुछ और इसके भी। ठीक है, तो अपने पास मेनली ये आ जाता है गति के समीकरण, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर लगा के चले तो गति के समीकरण है, गति के 3 समीकरण है, तीनों को हम यहाँ पे समझेंगे। कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है। ठीक है, अगर एक समान गति से चल रही है तो, कौन सी गति से चल रही है? एक समान त्वरण से चल रही है तो। ठीक है, हाँ, इन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरणों का एक समुच्चय है। ठीक है, कितना है? 3 है। तो पहला है आपका ये वाला कि भाई साहब जो अपना है v इजिकल टू यू प्लस एटी, वी इजिकल टू क्या है? u प्लस एटी है। एक है s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, और 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब v जो है इसका अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है, a जो है इसका त्वरण है, t जो है आपका समय है। इसके अंदर हमें केवल और केवल चार राशियां दी गई है। क्या है ये? राशियां। 4 राशियों का कंपैरिजन है। एक में हमें 3 ही मिलेगी, एक में हमें 1 2 3
और यहाँ पे 4। इस वाले में चारों की चारों चीज़ें मिल रही है। अदर नहीं, सभी में 4 4 है। सभी में क्या है, मानी सभी के अंदर 4 4 राशियां हैं। सभी के अंदर क्या है, 4 4 राशियां हमें दे रखी हैं। यहाँ पर एक और चीज मिल जाती है, जो एस है, दूरी। एस क्या है, दूरी और मिल जाती है। तो 5 अपने पास राशियां हैं और फॉर्मूले 3 हैं। दूरी के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा, दूरी के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, ये भी काम करेगा। और त्वरण के लिए तो ये भी काम करेगा, ये भी करेगा, और त्वरण के लिए ये भी काम करेगा। तीनों के अंदर आपको त्वरण दिखाई दे रहा है। ठीक है। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग इसमें भी है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग इसमें भी है, प्रारंभिक वेग इसमें है, अंतिम वेग इसमें नहीं है। ठीक है ना, अंतिम वेग इसमें नहीं है। तो ये है अपना पहला फॉर्मूला हो जाएगा, क्या है आपका, v बराबर u प्लस 80 हो जाएगा। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा 2as बराबर में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में, या फिर आप यू स्क्वायर को इधर भेज के भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या, v स्क्वायर बराबर में 2as प्लस में u स्क्वायर। ठीक है, ये आप इस फॉर्मूले का कन्वर्जन कर सकते हैं, है ना। यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया, एक v क्या है, प्रारंभ अंतिम वेग है, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण है, t है समय, और s है आपका दूरी। क्या है आपका, दूरी। यहाँ पे यही चीजें दिखाई गई है। ठीक है ना, यहाँ पे सारी की सारी यही चीजें दिखाई गई है। आगे अपने पास क्या है, एक सवाल है। एक क्या है, सवाल। सवाल है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। विराम अवस्था का मतलब है जो उसका प्रारंभिक वेग है ना, u इक्वल टू 0 करती है, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। मानी अंतिम वेग उसका जो है 72 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, कितने समय कितना लिया ये लेने के लिए, 5 मिनट, मिनट का लिया। कितने मिनट का लिया, 5 मिनट का। ठीक है, अब ये लिया, अब बोला, क्या बोला कि मान ले कि त्वरण एक समान है। त्वरण, त्वरण एक समान है। ठीक है ना, त्वरण जो है, त्वरण बोलेगा पहले ही कि जो त्वरण है वह एक समान है, समान एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है। त्वरण है तो एक समान त्वरण है, तो त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है ना, एक तो पहला है परिकलित कीजिए, एक तो त्वरण परिकलित करना है, और एक परिकलित करना वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी से द्वारा तय की गई दूरी। भाई कितनी दूरी तय कर लेगा ये दूरी, दो चीज हमें निकालनी है, एक तो त्वरण और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ लगा दें। देखो हमने क्या क्या, अपने को क्या चीज दिया है, हमें जहाँ 3 चीज दिया होगा वहां हम ये चीज लगा देंगे। ठीक है, एक तो समय हमें चाहिए जिस फॉर्मूले में, और एक चाहिए हमें प्रारंभिक और अंतिम वेग, और क्या चाहिए, बस यही चीज चाहिए। ठीक है, 3 चीजें हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ बनाते हैं इसको, चलिए आगे। पहला देखो, यहाँ सीधे यहीं से निकल जाएगा अपने, फालतू में क्यों लगाए उधर जाके दूसरे में। यहाँ देखो पहले अपन त्वरण निकाल लेंगे, ए एक्सेलरेशन, मानी अंतिम वेग तो क्या था, 72 था, प्रारंभिक वेग 0 था, समय उसने 5 मिनट लिया था, तो 72 बटे कितना हो जाएगा, 5 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो हाँ सॉरी हावर में बदलेंगे, तो किससे गुणा कर देंगे, इसे भाग दे देंगे ना, 60 से भाग दे देंगे तो 60 ऊपर ले जाएंगे, तो 50 गुणा में कितना हो जाएगा, 60। इसको काट देंगे तो 12 हो जाएगा, तो इसको इससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। मिनट को 72 किलोमीटर पर आवर था ना, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में, या त्वरण तो मीटर पर सेकंड में होता है। चलो बदल लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं बा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना, 72
सेकंड लगा दिया यहाँ, तो सब कुछ सेकंड में परिवर्तित करके ही लगा दिया। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। ये तो जीरो था ना, वो उसको बदल लिया, चलो छोड़ो उसका क्या है, जो भी है। अपना तो कहते 12, 12 दूनी का 24, ठीक है। 12 दूनी का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और हासिल का 2 हो जाएगा, 12 7 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा, 86। 86 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना, ये आपका बनेगा त्वरण। लेकिन हमें तो किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इसको 1000 से गुणा करेंगे और 3600 से भाग देंगे, तब जाके अपने पास ये बन के आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और इसे काट दो, 8 18 हो जाएगा। 15 तो निकल के ही नहीं आ रहा, 1/15 कहाँ निकल के आ रहा है बाबू। ने क्या माना है, प्रारंभिक वेग 72 था वहाँ तो, 72 था। तो अगर इसे हम 72 किलोमीटर पर आवर ना, 72 किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर पर आवर था ना, तो इसे 72 गुणा में 1000 बटे में 3600, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 36 दूनी का 72, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। ये तो 20 हो गया, ये 0 हो गया। और 5 वहाँ मिनट था तो उसको सेकंड में करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 बटे में सीधा सीधा 300 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, ये कट जाएगा 1/15, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपका आंसर आएगा इसका। आगे समीकरण अपने पास है कि भाई साहब आपको त्वरण तो निकल ही गया। अब त्वरण निकल गया तो ये वाला फॉर्मूला लगा के क्या लगा लोगे आप, दूरी, ठीक है। तो अपने पास 2a दिख रहा है ना, तो 2a कितना आ गया त्वरण, 1/15 आ गया है त्वरण। तो एस हमें निकालना है, तो एस को ऐसे रहने दो। v स्क्वायर मानी अंतिम वेग 0 था, और प्रारंभिक वेग अपने पास कितना था, 72। तो 72 जो था उसको बदल के हमने 20 कर लिया था ना, कितना कर लिया था, 20। और 20 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। 0 का स्क्वायर से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 × 1/15, तो इसको कर देंगे 2/15 कर देंगे, 2/15 एस बराबर 400, ठीक है। ये सब हट जाएगा, माइनस हो जाएगा पर यहाँ पे, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस क्या हो जाएगा, वी यू यू यू, प्रारंभिक वेग तो 0 था ना, हम उल्टा कर रहे हैं भाई। प्रारंभिक वेग 0 था, ये हो जाएगा 20, है ना, 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये प्लस का ही हो जाएगा। 2 से कटेगा कितने बार, 200 बार कटेगा। और इस इधर 15 से ले जाके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300, 300 जाएगा, ठीक है। एस बराबर कितना आ जाएगा, 300 मीटर। 200 तो था ही, 200 को गुणा अगर हम 15 से करेंगे 3000 मीटर हो जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो जाएगा। 3 किलोमीटर आंसर कहाँ है, देखते हैं अभी। ये रहा, 3 किलोमीटर आ गया अपना आंसर, ठीक है ना। इतना आ गया, जब इनके सवाल करवाएंगे ना तो वहाँ पे इसका सॉल्यूशन जब कराएंगे तो अच्छे से इसको करवा देंगे, है ना। यहाँ पर भी आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। एक चीज़ आप लोग समझिएगा, थोड़ी सी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम अपना देखो, अपने पास क्या दे रखा हो, मीटर दे रखा हो, मीटर पर सेकंड दे रखा हो, और हमें किस में बदलना हो, किलोमीटर पर हावर में बदलना हो, तो हमें इसको भाग करना पड़ेगा, मतलब गुणा करना पड़ेगा। किस संख्या से हम गुणा करेंगे इसको, हम इसको गुणा करेंगे मेरे भाई, गुणा करेंगे आ उल्टा करके करेंगे ना। तो समय तो ऊपर पहुंचा देते हैं 3600, और नीचे 1000, काट के लगा लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो,
इसे 18 बट्टे में 9 हाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इसे काटेंगे 2 से, 18 तो आप इसको क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, है ना। इससे गुणा करेंगे 18/5 से, ठीक है। अगर आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं तो आप इसे किससे गुणा कर दें। और यदि आप किलोमीटर, इसको है ना, इसको देखो मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, अगर इसको आप मीटर पर सेकेंड में करना चाहते हैं तो 5/18 से गुणा कर दें। इससे गुणा कर दें 5/18 से। तो अगर आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं तो 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और यदि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 5/18 से गुणा कर दें। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अभी अभी अपने पास 72 आया था। 72 क्या था, 72 था आपका, 72 था आपका किलोमीटर पर आवर था। क्या था, 72 क्या था, किलोमीटर पर आवर। जब 72 किलोमीटर पर आवर था, आप उसे मीटर पर आवर में बदलेंगे, तो मीटर पर आवर में बदलने के लिए 72 गुणा में क्या कर दूंगा, 5/18 सीधा। तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 4 गुणा इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। अभी वही आया था अपना, उधर आया था, नहीं आया था। इस प्रकार से हम इनको क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते। अब 72 को यदि अब 20 मीटर पर सेकंड को यदि आप किलोमीटर पर आवर में करना चाहते हैं तो आप 18/5 से क्या कर दे, गुणा कर दे, आपका इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये जो दे रखा है, राइट, ये अभी निकल के आ जाएगा तुरंत, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए, ठीक है ना। ये निकल के आ जाएगा। मेरे भाई समझ गए होंगे आप लोग, जहां तक है मैं समझता हूँ। चले आगे। अब देखो कोई कार एक समान रूप से त्वरित है, त्वरण बोलती समान है, ठीक है ना। 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण और उसके उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। अभी वाला ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। देख 5 सेकंड समय कितना लिया, 5 से कितना हो गया, 18 से 36, ठीक है। अब इसे हम वही करेंगे यहाँ इधर, है ना। मानी 18 से स्टार्टिंग क्या था, 18 किलोमीटर पर आवर था, तो ये अंत स्टार्टिंग वेग हो जाएगा, अंतिम कितना हो जाएगा, v आपका हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो जाएगा। समय कितना लिया है इसमें, जो समय लिया है उसने 5 सेकंड लिया है भाई साहब ने, तो इसको सब कुछ सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो u को भी हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, है ना। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसे हम गुणा करेंगे। अभी अभी हमने वहाँ पे सीखा था, इधर देखो, जस्ट यहाँ पे हमने यहाँ सीखा था, ये देखो, मीटर पर सेकंड में यदि बदलेंगे तो 18/5 से, माने किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 से 18 गया, क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। और यू वी को भी बदलेंगे 36 को, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो ये कटेगा 2 बार, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि ये सेकंड में था मेरे भाई, इसीलिए हमने इसे चेंज किया, इसीलिए इसे क्या किया हमने, इसे चेंज। अब निकालते हैं त्वरण। क्या निकालते हैं, त्वरण, त्वरण निकालते हैं, जिसे हम ए बोलते हैं। त्वरण होता है आपका अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में कितना होगा, बटे में होगा टी, समय। अंतिम वेग कितना है आपका, 10 है, 10 मीटर पर सेकंड था, और प्रारंभिक कितना था आपका, 5 था, बटे में 5 का भाग देंगे, 5 सेकंड में हुआ था ये काम, तो ये हो जाएगा 5/5 बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण रहेगा, क्या रहेगा, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये निकल के आ गया त्वरण, ठीक है। त्वरण तो निकल के आ गया मेरे भाई। अब क्या बोला उसने कि भाई साहब वो भी निकालो, क्या निकालो,
ये दूरी कितनी तय की थी वो तो निकालना पड़ेगा। तो दूरी के लिए फॉर्मूला भी लगाया था आपने 2as, क्या लगाया था 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही लगाया था ना फॉर्मूला। देखो यहाँ पे देखिए आप कि क्या हमने यही फॉर्मूला लगाया था अभी अभी जस्ट यहाँ पे ऊपर देखो, यही लगा था ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहां से देखो अपने 2 तो रहेगा ही, ए कितना आ चुका है, 1 आ चुका है त्वरण। दूरी हमें निकालनी है तो ऐसे ही रहने देंगे। और v जो है आपका प्रारंभिक अंतिम वेग है, ये कितना आपका 10, और 10 का करेंगे स्क्वायर। प्रारंभिक वेग कितना है 5, 5 का करेंगे स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और इसका होता है कितना 25, 25 कम कर लेंगे 75 बचेगा, और इधर बचेगा आपका 2s। s को इधर ले जाएंगे तो सॉरी 2 को ले जाएंगे तो s बराबर जो दूरी है 75 बटे में 2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 और 7.5 मीटर। ठीक है, तो s बराबर कितना हो जाएगा 33.5 मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों अपने आंसर हो गए। वे नहीं हुए बताओ। इस बार मैंने इधर करवाया है, उधर क्या है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैंने सोचा इधर करवा दे। ठीक है ना, तो इधर मैंने इसको बनवा दिया है। अब लीजिए भाई, चले आगे बाबूराव, है ना। आंसर भी देख लो कितना आ रहा था इसका भी अभी, क्या देख लो 12 मीटर। ये कोई दूसरा सवाल ना, ये दूसरा सवाल है, वो कहाँ अपना 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर इधर आएगा ना इसका आंसर, तो इधर आएगा, इधर आएगा, ये रहा ना 37.5, है ना। कितना है ये रहा आपका 37.5। अब इस सवाल को भी आप लोग निकाल लें कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार के ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड का समय लेती है तो उसके उतने समय में तय की गई दूरी। तो प्रारंभिक वेग नहीं है, अंतिम वेग नहीं है, केवल समय दे रखा है, कितना 3 मीटर तय करेगी ना। कितना दे रखा है 12, इधर दे रखा है 12 मीटर। ठीक है, काफी बड़ा सवाल है, इसको हम छोड़ते हैं, है ना, कभी उसमें पढ़ेंगे तब बना लेंगे। चलिए आगे, अब आगे हम पढ़ते हैं, काफी सारे सवाल हैं, इन सब सवालों को वहां पे हम पढ़ेंगे। अभी तो हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति को हम पढ़ते हैं। ठीक है, सारे सवाल नहीं, कुछ कुछ सवाल करवा देंगे, बाकी सवाल वहाँ सारे हो जाएंगे ना, सॉल्यूशन के अंदर हो जाएंगे सारे के सारे। एक एक सवाल का सॉल्यूशन लेंगे वहाँ उनको कर देंगे। अब देखो, एक समान वृत्तीय गति मानी जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण तथा गति की दिशा या दोनों कारणों से हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती, वस्तु अपनी गति की दिशा को बदलती है, वो बदलती है। ठीक है, तो ये कुछ है, इसको आगे चलते हैं। ये अपने पास जो वृत्तीय गति होती है, ये आयताकार पथ पे भी हो सकती है, षटकोणीय पथ पे भी हो सकती है, और वृत्तीय गति तो रियल वृत्तीय गति यही है। गोल गति अगर घूमती है तो ये आपकी वृत्तीय गति होती है, ये आपकी कोई वृत्तीय गति नहीं है। हाँ, वृत्त के जैसे जैसे राउंड कर रही है, इसमें भी ऐसा ही है, थोड़ा सा वृत्त बना देंगे, इधर भी हो सकता है यूं कर दे, यहाँ से लेकर यूं तक तो बना देगी।
पर रियल वृत्तीय गति ये है कि एक वृत्त के पथ पर गतिमान होती है। एक एथलीट धावक की विभिन्न आकृतियों के बंद पथ में गति। ठीक है ना। आगे लेते हैं, क्रियाकलाप है कि एक धागे का टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दें। धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दें, या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा। इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ें और यह देखें कि पत्थर के गति करने की दिशा समान है या नहीं। ठीक है, ये देखो चारों तरफ घुमा रहे हैं। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो जिधर रहेगा तो उधर को उधर यूं बाहर चला जाएगा, है ना, अंदर नहीं आएगा, बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ इसका भी क्या लग रहा है, जो फोर्स है बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। ठीक है ना, क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसकी कौन सी गति थी, वृत्तीय गति थी। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्कर यानी डिस्कस या गोले को फेंकता है, डिस्कस को या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथों में पकड़ता है और अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। छोड़ते समय क्या कर रहा था, गति कर रहा था। ठीक है, तो ये अपना कुछ था। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण, जैसे कि चंद्रमा। जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, वृत्तीय गति से ही घूम रहा है वो। और जो सूर्य के चारों तरफ जितने भी उपग्रह या ग्रह जो है घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, वो सभी के सभी कौन सी गति में घूम रहे हैं, वृत्तीय गति में घूम रहे हैं। साइकिल का जो पहिया है, मोटरसाइकिल का या किसी भी वाहन का पहिया वृत्तीय गति करता है। कौन सी गति करता है, वृत्तीय गति करता है। अपने एक्सेस के चारों तरफ वो घूमता है, इसके चारों तरफ घूमता है। तो ये हम अपना चैप्टर है जो कंप्लीट हुआ। और इसके जो क्वेश्चंस है, मैंने आपको बोला है कि जब भी हम इसके सॉल्यूशन करवाएंगे तब इसका सारा सॉल्यूशन हम करा देंगे। ठीक है, आगे जब हम पढ़ने वाले हैं, आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बल और गति के नियम। इसमें तो अपने पास 3 ही फॉर्मूले थे। ठीक है, तो मेन फॉर्मूले वो 3 है। मेन फॉर्मूले क्या है, 3। एक एवरेज का फॉर्मूला है, चाल का, मान चाल बराबर दूरी बटा समय है। एक विस्थापन मानी वेग का, वेग बराबर विस्थापन बटा समय है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मोस्ट इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। अगले वाले वीडियो में इस 8वें चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोग अच्छे से सीखे होंगे। कहीं भी कमी रह गई होगी तो उसको पूरा किया जाएगा अगले वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मतलब जो हम इसके सॉल्यूशन लेकर आएंगे उसमें इसको अच्छे से पूरा करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इसे आप सभी से अलविदा। यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन है नए वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए, कमेंट करें बिना झिझक के, हम
आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।